हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग रेस्पिरेशन स्टडी कर रहे थे फिजियोलॉजी के अंदर, जो हमने पिछले लेक्चर में लगभग कंप्लीट किया है, जिसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन स्टडी किए थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो अपने मॉड्यूल के हैं उन्हें करने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने क्वेश्चंस आपको बीच बीच में जो संभावित क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट से बनते हैं उन पर बार बार डिस्कशन किया है, फिर भी हम स्टेज 5 को अभी आपके लिए डिस्कशन करते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस्ड होती है ना। तो क्वेश्चंस स्टडी करेंगे आज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस क्वेश्चंस को अपन देखें तो स्टेज 5 सबसे पहले अपन जाएंगे। तो स्टेज 5 ठीक है। स्टेज 5 का अपन क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा है द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉर्मली यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो NADH2 बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, वो जो रिड्यूसिंग प्रोसेस होती है जिसमें कि अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो वो उसमें यूज भी हो जाते हैं। तो इसमें फर्मेंटेशन राइट आंसर माना गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेटेड इन द, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा है इनर मेम्ब्रेन, तीसरा है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस एंड फोर्थ है कैटाबॉलिज्म। तो आप देखोगे कि इसका राइट आंसर थर्ड माना गया है। अब आप समझिए कैसे। तो स्टेज 5 का हम क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि कल की डेट में अपन ने ETS पढ़ा था। क्या ETS में अपन ने क्या देखा था? ये तो थी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, क्लियर, और ये है इनर मेम्ब्रेन, ये यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है, जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स 1 था, कॉम्प्लेक्स 3rd की पोजीशन थी, कॉम्प्लेक्स 2nd की पोजीशन थी, कॉम्प्लेक्स 4th की पोजीशन थी, कॉम्प्लेक्स 5th की पोजीशन थी, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या देखा था? अपन ने इसे क्या माना था? ये तो थी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या था? PMS का मतलब पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना। इसी को हम क्या कहेंगे? ये कौन है? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सेगमेंट है ये क्या है? इंटरग्रेनम स्पेस है कि नहीं? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, क्लियर, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ये हो जाएगा। तो याद करो। अच्छा, ये कौन सा रीजन है? ये जो नीचे का रीजन है ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। कल ही अपन ने ETS में इसको अच्छे से समझा था। याद करो, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन्स की पंपिंग की गई थी, वो यहाँ से 2 प्रोटॉन्स इस साइड गए थे। NCERT ने 4 प्रोटॉन का कंसेप्ट भी दिया है। उसके बाद में यहाँ से 2 प्रोटॉन या 4th प्रोटॉन का कंसेप्ट दिया था, ये भी पंप किए गए थे, और 4th के जरिए 2 प्रोटॉन्स की पंपिंग की गई। तो प्रोटॉन्स का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कहाँ बनना है? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। इसीलिए इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस को यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। तो जो थर्ड ऑप्शन है
उसके बेसिस पर इंटरमेमोरल स्पेस को आंसर के रूप में कंसिडर किया गया है। ये क्वेश्चंस मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर है इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गया है? विच ऑफ द मेटाबोलाइट इज कॉमन टू रेस्पिरेटरी मीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये हम क्वेश्चन आपको जब हमने आपको डिफरेंट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस किस तरीके से कहाँ पर एंटर होते हैं उसे जब मैंने एक्सप्लेन किया था उस टाइम भी आपको बताया था कि 2013 का ये क्वेश्चन है और इसमें आप देखते हो कि एसिटाइल कोएंजाइम को राइट आंसर माना गया है। आंसर क्या माना गया है? आंसर इज एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम। अब आप अपने नोट्स में देख सकते हो कि एसिटाइल कोएंजाइम एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट के रेस्पिरेशन प्रोसेस में पाथवे में आता है, फैट के पाथवे में भी आता है और प्रोटीन के पाथवे में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली एटीपी फॉर्मेशन की बात करी गई है, तो फोर्थ इसका राइट आंसर है। इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आप देख सकते हो कि 3 पॉइंट पर इतनी एनर्जी जनरेट हुई थी जिससे कि एटीपी बनाई जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में राइट आंसर आपका होगा, आंसर आप देख रहे हैं तो वो फोर्थ है। फोर्थ का मतलब है एटीपी। एटीपी फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। अब है लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन। ठीक है, ये हम डिस्कस आपको ऑलरेडी कर चुके हैं। याद करो लेंटिसेल्स की पोजीशन कहाँ है। क्वेश्चन नंबर है अपना फिफ्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है इसमें फिफ्थ। इसमें कहा गया है कि लेंटिसेल्स किस में इन्वॉल्व होते हैं। तो लेंटिसेल्स के लिए इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं फूड ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, गैसियस एक्सचेंज। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा गैसियस एक्सचेंज। क्यों भाई, ये क्यों होगा? तो याद करो कि एक प्लांट है, इस प्लांट में लेंटिसेल्स की पोजीशन हमने कहाँ देखी थी? लेंटिसेल्स की जो लोकेशन थी, पोजीशन थी, वो इस छाल रीजन में पाई जाती है। इन्हें हम वात रंध्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस वात रंध्र का याद करो, ये किस लिए है? ये वास्तव में गैसियस एक्सचेंज के लिए है। इनके ज़रिए O2 इसमें एंटर होती है और यहाँ से जो CO2 रिलीज होती है वो बाहर की तरफ इजेक्ट की जाती है। अब याद करो, यहाँ एक और बड़ी ख़ास बात है। रेस्पिरेशन की स्टार्टिंग में ही अपन ने ये बात पढ़ी थी कि क्या कारण है कि पौधों में ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं होती है। तो वहाँ पर एक पॉइंट ये भी कहा गया था कि मोस्टली जो लिविंग सेल होती हैं प्लांट के अंदर वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है। तो जो छाल रीजन होता है उसमें कुछ लिविंग सेल्स पाई जाती हैं जो कि सेकेंडरी फ्लोएम के फॉर्म में हो सकती हैं, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स के फॉर्म में हो सकती हैं, फेलोजन के फॉर्म में हो सकती हैं, वो जीवित होती हैं। तो उन्हें रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो रेस्पिरेशन इन वात रंध्र के जरिए ही कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की रेट मात्र 1% के आसपास होती है। याद करो अपन ने ट्रांसपिरेशन के 3 टाइप पढ़े थे, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन होता है लेकिन बहुत कम। तो वास्तव में ये स्थायी रूप से खुले हुए छिद्र हैं और इन छिद्रों से गैसीय विनिमय होता है, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन बात करें
यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 6, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज़ नॉट रिलीज्ड, ठीक है, CO2 इज़ नॉट रिलीज्ड। तो इसी स्टेज 5 का ही क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 6th क्वेश्चन में कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज़ नॉट रिलीज्ड। तो CO2 किस में रिलीज नहीं होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, एरोबिक रेस्पिरेशन कहीं भी होगा CO2 प्रोड्यूस होगी। उसके बाद में है एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ओबियसली CO2 रिलीज होगी। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन एनिमल्स, याद करो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के टाइम पर एसिटल्डिहाइड बना था पायरुविक एसिड से, तो उस टाइम एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था। लैक्टेट फर्मेंटेशन, तो इसका जो आंसर माना गया है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। याद करो इसमें क्या हुआ था, वैसे तो अपन ने पिछले ही लेक्चर में से स्टडी किया था, पिछले से पिछले में जब हमने फर्मेंटेशन की बात करी थी, क्लियर। तो वहाँ पर आप इसको बड़े आराम से देख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली पायरुविक जो एसिड होता है ये कन्वर्ट होता है मतलब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन होता है या कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड, ठीक है। और ये जो प्रोसेस कहलाती है ये क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर। अभी हम सिर्फ CO2 के रेस्पेक्ट में से स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ से बन जाते हैं 2 लैक्टिक एसिड। तो सोचो ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन है, तो इसमें कार्बन का लॉस तो हो ही नहीं है ना, तो इसीलिए इसमें से CO2 का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए आंसर अपना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टेट फर्मेंटेशन यहाँ कंसिडर किया गया। अब विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल, जो अपना क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी प्रोसेस क्रेब्स साइकिल के लिए गलत है, रॉन्ग। तो इसमें अपन बात करें, देयर इज़ वन पॉइंट इन क्रेब्स साइकिल वेयर FAD इज़ रिड्यूस टू FADH2, ठीक है। तो FADH2 में ये कन्वर्ट होती है, याद करो वो था सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में जब कन्वर्जन हुआ था तब एक FADH2 मॉलिक्यूल बना था। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड 1 GTP मॉलिक्यूल प्रिपेयर। तो क्रेब्स साइकिल को अगर अपन ध्यान से देखें तो वहाँ बिल्कुल सही है, एक GTP मॉलिक्यूल बना था। कब? जब सक्सिनाइल कोएंजाइम एक सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। अब थर्ड ऑप्शन है द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विथ पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। ये गलत हो रहा है, तो इसमें थर्ड आंसर राइट माना जा रहा है। तो आंसर इसका है वो है थर्ड। क्यों थर्ड है? क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल कब स्टार्ट होती है? तो सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होती है कि यहाँ है पायरुविक एसिड, ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, क्लियर। ये 2 कार्बन कंपाउंड है और इससे जो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की होती है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ये आपस में जब मिलते हैं तब यहाँ पर बनती है सिट्रिक एसिड। क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। ये 6 कार्बन कंपाउंड है और ये आपका 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। तो 2 then 4 इज इक्वल टू सिट्रिक एसिड। तो ये स्टेप आना चाहिए, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम का कंडेंसेशन OA के साथ आना चाहिए, ना कि पायरुविक एसिड के साथ, ठीक है। पायरुविक एसिड से ही तो एसिटाइल कोएंजाइम बना था, इसीलिए इसका जो गलत माना गया है वो थर्ड। क्लियर? यस।
अब हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करें। 8 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो क्या है? एट नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आप भी अपने मॉड्यूल को देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में ये क्या काम करता है? तो इट इज़ एन न्यूक्लियोटाइड source for ATP synthesis. It is the final electron acceptor for the anaerobic respiration. It function as an electron carrier. It function is an enzyme. तो इसमें थर्ड आंसर होना चाहिए। यस, 8 का थर्ड आंसर है, क्योंकि सोचो कि जितने भी जब NADH2 आता है तो वो इलेक्ट्रॉन कैरियर भी तो होता है। जैसे मान के चलो ग्लाइकोलिसिस है, क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड, तो यहाँ क्या आते हैं? NAD और 2 मॉलिक्यूल, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2NADH2 में। क्लियर? तो यहाँ सोचो ये एक चार्ज पार्टिकल है, तो इसे न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का भी तो यूज हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर ये हो गए, क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये वाहक हो गए। तभी तो याद करो जब ये NADH2 पहुंचते हैं कहाँ? ETS में, है ना। तो ETS में ये फिर से क्या होता है? जैसे आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था, क्या था? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। वहाँ पर ये जितने भी NADH2 आते हैं ये किस में कन्वर्ट होते हैं? ये कन्वर्ट होते हैं NAD में, ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो रिलीज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, तो ये रिलीज होते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन कैरियर भी हो गया। इलेक्ट्रॉन के को लेकर आए थे, तभी तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया था, जो ETS के ज़रिए आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाता है, ETC को कंप्लीट करता है, और कुछ पॉइंट पर जिससे एनर्जी रिलीज होती है। तो याद करो अपन ने ETS, इसलिए मैंने कहा था कि ETS बहुत इम्पोर्टेंट। तो ETS में NADH2, FADH2 ये इलेक्ट्रॉन कैरियर सब्सटेंसेज हैं, और इन्होंने याद करो NADH2 ने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पर और FADH2 ने कॉम्प्लेक्स सेकंड पर ऑक्सीडेशन के जरिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया था, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में पहुँचे थे कॉम्प्लेक्स थर्ड पर। थर्ड से वो जाते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो राइट आंसर बनना है वो है इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो रहा है? आंसर इज थर्ड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है जो नीट 2018 में आया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसमें क्या है? इनकरेक्ट को हमें डिटेक्ट करना है, समझना है। यस, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो ही चुका, 9 की बात करी जाए। तो 9 पर क्या है? विच ऑफ द दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट as long as it is supplied
with NAD that can pick up hydrogen atoms. Oxidative phosphorylation take place in the outer mitochondrial membrane. यही गलत हो रहा है. Glycolysis occurs in cytosol, बिल्कुल सही है. Enzyme of TCA cycle are present in mitochondrial matrix. मैट्रिक्स में होते हैं, इसीलिए जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है. लेकिन ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस है उसे कह रहा है कि ये आउटर मेम्ब्रेन में होती है. अभी अभी अपन लोगों ने एक डायग्राम देखा था, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, क्लियर, और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन में ही तो इलेक्ट्रॉन के ETS चला था. क्या चला था? ETS. तो यहाँ पर ख़ास तौर से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है इनर मेम्ब्रेन में. किस में? इनर मेम्ब्रेन. जबकि हमारा जो सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन आउटर मेम्ब्रेन, इसीलिए वो गलत हो रहा है. तो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन. क्लियर सर? ऐसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमें इनर मेम्ब्रेन में दिखेगा. इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो हो जाता है कौन सा? क्या हुआ? सेकंड. तो सेकंड में कहा गया है कि वो आउटर मेम्ब्रेन में है, इसीलिए हमारा राइट आंसर यहाँ सेकंड ही है, क्योंकि थर्ड वो सेकंड जो है वो आउटर मेम्ब्रेन को बता रहा है. अब हम देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 10. तो 10 में कहानी क्या है? ये सारे क्वेश्चंस आप बड़े आराम से नोट्स के ज़रिए सॉल्व कर सकते हो. ये क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस्ड हैं. तो क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ठीक है. द फर्स्ट इन irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by. तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट रिएक्शन है, तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ था? ये ग्लूकोज है. ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ठीक है. ये फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन. अब फर्स्ट रिएक्शन पे कौन आया था? याद करो, हेक्सोकाइनेज आया था. और हेक्सोकाइनेज के लिए रिक्वायरमेंट किसकी थी? Mg की. तो ये फर्स्ट स्टेप था. ये क्वेश्चन यही कह रहा है. तो यहाँ पर राइट आंसर अपना फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि हेक्सोकाइनेज फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है. तो राइट आंसर इज फोर्थ. तो हेक्सोकाइनेज यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में पहुँच रहा है. तो ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस थे स्टेज 5 में. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये हर स्टूडेंट को आना चाहिए. हमारा ऐसा मानना है कि आपको मैंने सभी 2013 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं. और ये तो अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले 7-8 साल में, वो आपने डिस्कस किए. अब आप देख सकते हो कि हम लोगों ने जो स्टडी की है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. अब मैंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन दिए नहीं हैं, आपके पास मटेरियल है, उसके अंदर ये क्वेश्चंस हैं, वो मैंने एक एक करके आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिए. इज़ दैट क्लियर? अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं स्टेज 3 से. ठीक है. तो स्टेज
जो थर्ड है वो क्रिटिकल थिंग्स हैं, वो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, एक से ज़्यादा कंसेप्ट को मिक्स करके वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। वो टारगेट लेवल पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनके लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। आप लोग भी इन्हें अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आसान है, ऐसा नहीं है। तो हम स्टेज थर्ड में चलते हैं और स्टेज थर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस तो बहुत आसान हैं, नो डाउट। जैसे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करी जाए, किसकी, कुछ मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ आपके लिए जो आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। स्टेज थर्ड, स्टेज थर्ड में जैसे क्वेश्चन नंबर है 14, है ना। तो 14 पर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आप देखिए कि यहाँ पर कॉलम की मैचिंग की गई है। तो किस तरीके से मैचिंग होगी समझें। ये कहा गया है मैच द फॉलोइंग कॉलम। इसमें क्लाइमेट्रिक का जिक्र आया है। याद करो, मैंने आपको फैक्टर अफेक्टिंग में ये बात बताई थी कि टेम्परेचर में क्या होता है कि जब फ्रूट के पकने की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट हो जाती है और इसे प्रमोट करने का काम होता है इथाइलिन का। तो अल्टीमेटली इथाइलिन की वजह से क्लाइमेट्रिक प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो सीधे सीधे इसमें रैपिड रेस्पिरेशन इन राइपनिंग फ्रूट, तो ए में सीधे 5th पर जाएंगे। अगर अपन को एक ही कंसेप्ट पता है तो इसका आंसर भी मिल जाता है। तो ए में 5th देखें तो एक ही ऑप्शन में है, वो है थर्ड। उसके बाद में देखें कि गेटवे स्टेप। गेटवे स्टेप का मतलब है कि पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होती है तो हम उसे लिंक रिएक्शन कहते हैं, उसे गेटवे रिएक्शन कहा जाता है, उसको संयोजी अभिक्रिया कहा जाता है ना, उसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गेटवे रिएक्शन पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, क्या हुआ था वहाँ पर, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हुई थी। तो हम समझ सकते हैं कि बी में फर्स्ट है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कैसे, ज़रा समझ लेते हैं। इसका आंसर तो क्या हो गया, आंसर इसका थर्ड हो गया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे गेटवे रिएक्शन में क्या था, पायरुविक एसिड था। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम, इज दैट क्लियर। एसिटाइल कोएंजाइम में इसका कन्वर्जन हुआ। दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, दिस इज 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि सोचो, एक 3 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है इसमें से एक CO2 रिलीज हुई है। अब जब CO2 रिलीज हुई है तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये तो यहाँ पर एक बॉन्ड भी तो ब्रेक हुआ है, तभी तो एक CO2 रिलीज होगी। तो बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब है
NAD ये आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH2, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इसीलिए तो यहाँ दो एंजाइम यूज होते हैं कहीं ना कहीं, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंड पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। तो ये सही है, मतलब ये आपके आंसर तो मिल ही चुका है। अब आप देखें तो गेटवे रिएक्शन में आपका फर्स्ट आ जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड PgAl। ये कहाँ आए थे? ये आए थे आपके ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। इसको भी समझ लें। तो कब आए थे ये, ज़रा ध्यान दो, आप याद करो। फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट का एक स्टेप आया था। ये 6 कार्बन कंपाउंड है और ये ब्रेक होता है किसमें? 3PgAl। किसमें? 3PgAl। रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया था। दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन एंड दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड। तो 6 कार्बन कंपाउंड आपके 3 कार्बन के 2 कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होता है। तो ये प्रोसेस, ये स्टेप हमें कहाँ मिला था, याद करिए। तो ये हमें मिला था ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, हमने ये स्टेप देखा था। अब उसके बाद में है प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो 0.9 लिखा हुआ है, कल की डेट में हम लोगों ने RQ की स्टडी करी थी। तो RQ में आपको याद हो तो फैट का जो RQ वैल्यू है वो <1 है और वो 0.7 मानी गई थी, जिसमें ट्राइपामेटिन की स्टडी अपन ने की थी। प्रोटीन का जो RQ वैल्यू है वो 0.9 के आसपास है, तो इसीलिए वो ऑप्शन यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। फिर है यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। तो एसिटाइल कोएंजाइम का ब्रेकडाउन किस में होगा? क्रेब्स साइकिल में। तो ये अभी अपन ने एक स्टेप बनाया था कि क्रेब्स साइकिल का इनिशिएट जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम कहीं ना कहीं आपस में कंडेंस हुए थे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ में, और उससे 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था। क्लियर? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कई इन्फॉर्मेशन एक साथ दी गई थी। तो ये चीज़ अब जैसे क्वेश्चन नंबर है, हम 21 की बात करें। किसकी? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो 21 में क्या किया गया है? 21 में भी आपको लिस्ट दी गई, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में आप देखिए फैट लिखा है, प्रोटीन लिखा है, ऑर्गेनिक एसिड लिखा है, ग्लूकोज लिखा है। अब इन क्वेश्चनों से प्रूव ये होता है कि आपने जो स्टडी की है वो सही है या गलत है। अगर इन क्वेश्चन के में कुछ आंसर सही नहीं आता है, इसका मतलब है हमें ठीक से नहीं पढ़ाया गया। तो फैट, अब आप लिस्ट सेकंड देखो, लिस्ट सेट में लिखा है कि RQ इज़ मोर देन 1, RQ इज़ लेस देन 1.7, और फिर 36 ATP लिखा है, RQ इज़ लेस देन 1, और ब्रैकेट में लिखा है 0.9। तो सोचो फैट का RQ वैल्यू कितना है? 0.7। प्रोटीन का RQ वैल्यू कितना है? लेस देन 1, बट इट इज़ 0.9। अब ऑर्गेनिक एसिड का जो RQ वैल्यू है वो क्या है? मोर देन 1। याद करो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का RQ वैल्यू अपन ने देखी थी, वो थी 4। लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनका जो RQ वैल्यू थी 1.33 थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मोर देन 1। अब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से यहाँ 36 दिया है, तो ओबियसली 38 एंड 36 ऑप्शन में हो तो उन्हें कंसिडर किया जाता है। तो 36 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो इन्हें अगर अपन मिलाते हैं तो A में हो जाएगा आपका
सेकंड, तो सेकंड आपके सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में है। फिर आपका प्रोटीन में जाएं तो प्रोटीन के लिए आपका फोर्थ है, तो फोर्थ फिर आपके आंसर हो सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ। ऑर्गेनिक एसिड में है मोर देन वन यानी कि फर्स्ट, ठीक है, तो आपका थर्ड राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो रहा है? थर्ड। इसमें जो मैचिंग है वो बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। अब अपन यहीं पर क्वेश्चन नंबर 22 स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर अगर देखा जाए तो वहाँ लिखा है ऐसे एक टेबल बना हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, डायग्रामेटिक एक टेबल है। इसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड ए क्या है, तो ओबियसली ये कहाँ होगा ऐसा दिखाया जा रहा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। बी प्रोसेस में आप देखें तो यहाँ ETS में ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? ऑक्सीजन 1/2O2 2 प्रोटॉन्स, है ना, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाएंगे आपके लिए वाटर। क्या बनाएंगे? वाटर। याद करो उस स्टेप को। कौन सा? कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कौन था? कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में हमने क्या देखा था? कुछ इस तरीके से था कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ऐसे कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फोर्थ था। याद रहे कि इनके डायग्राम भी बड़े खास होते हैं, इन्हें मेम्ब्रेन के अंदर ही होना चाहिए। यहाँ से आपका आया था साइटो सी, ये इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे थे। इसे रिसीव किया था कॉपर ने, कॉपर से ये गया था साइटो ए के पास, फिर गया साइटो A3 के पास, और फिर गया फिर एक कॉपर मॉलिक्यूल ने इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया। अब यहाँ से क्या हुए? 2 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स रीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन, क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर इसी जगह कनेक्ट हो जाएगा 1/2O2, और 1/2O2 इससे जब जुड़ जाएगा तो ये बनेगा H2O, है ना, ऐसा ऑप्शन में दिया गया है। और ये है कौन? ये है कॉम्प्लेक्स फोर्थ। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ पर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। फिर यहाँ एक ये सारा कुछ हो कहाँ रहा है? यहाँ क्रेब्स साइकिल भी दिया गया है और ETS भी दिया गया है। तो क्रेब्स साइकिल ETS बोथ परफॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका सेकंड राइट आंसर बन रहा है ना। तो 22 का आंसर जो बन रहा है वो सेकंड। अब यहाँ कहा गया है कि इसको देखा जाए, इसमें दिया गया है यहीं पर इस तरीके से लिखा गया है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ये क्रेब्स साइकिल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये ETS मान लेते हैं पूरा स्टेप, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ हो रही है? ये चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? ये दोनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में चलेंगी। याद करो मैंने मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। क्रेब्स साइकिल इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड में मैट्रिक्स रीजन में होता है, और ETS जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन पर ऑक्सीसोम के अंदर होता है। इनर मेम्ब्रेन प्लस कॉम्प्लेक्स जो फोर्थ होता है, जिसे हम फिफ्थ होता है, जिसे हम ऑक्सीसोम कहते हैं। तो ये चीज़ है ना। अब है इसी में 23rd को स्टडी इस टाइम किया जा सकता है। 23rd भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ EMP पाथवे। EMP पाथवे का सबसे ज़्यादा रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या? रेट लिमिटिंग एंजाइम इन EMP
EMP पाथवे का मतलब है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए याद रखना, इसमें जो लिमिटिंग माना गया है वो माना जाता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कौन? फ्रक्टोकाइनेज। ये एंजाइम डिसाइडिंग माना गया है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ से आगे की स्टेप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स कंप्लीट होती हैं। अगर ये नहीं होगी तो फिर आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगी। ये आया कब था? याद करो, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ है किस में? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में जब कन्वर्ट हुआ था तो एक ATP मॉलिक्यूल आया है और ये कन्वर्ट हुआ ADP में। ये स्टेप कौन सा था? स्टेप था, याद करो, थर्ड। तो थर्ड पर ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम आता है और इससे डिसाइडिंग माना गया है। ठीक है, 23 आपने पढ़ लिया है। 24 आप बड़े आराम से समझ सकते हो, ये लिंक रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब अपन 25 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लिंकर एंजाइम बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड ETS? ETS और क्रेब्स साइकिल में लिंकर एंजाइम कौन सा है? तो लिंकर एंजाइम यहाँ पर जैसे सक्सिनेट थायोकाइनेज लिखा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज लिखा है, कॉम्प्लेक्स थर्ड ऑफ ETS लिखा है, नन ऑफ दीज ऑप्शन में दिया गया है ना। तो 25 में एक ही एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर है अपना क्या? 25। समझें इसको, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, कैसे है, समझें। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर। अब इसमें कहा गया है कि लिंकर एंजाइम क्रेब्स साइकिल एंड ETS। तो क्रेब्स साइकिल और ETS में कनेक्शन क्या है? एक है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल, और एक होती है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर याद करो सक्सीनिक एसिड, ठीक है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में। किसमें? फ्यूमेरिक एसिड। दिस इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। इज दैट क्लियर? तो सक्सीनिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड में जब कन्वर्जन होता है तब तो बनता है FADH2। क्या बनता है? FADH2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये है FAD और ये इसमें कन्वर्ट होगा। यहाँ पर जो एंजाइम कंसीडर किया जाता है वो है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। इज दैट क्लियर? ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस पॉइंट पर आता है और ये जाते हैं ETS में। कहाँ जाते हैं? ETS में। और ETS में जाने के बाद में यही कन्वर्ट करते हैं 2ATP को। किस में कन्वर्ट होते हैं? 2ATP। लेकिन कहाँ? ETS के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एक कनेक्टिंग कह सकते हो बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड, क्योंकि अगर सक्सीनेट डिहाइड्रोजन नहीं होगा तो FADH2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर FADH2 का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो फिर ETS में आप ATP कैसे जनरेट कर सकते हो? यू कांट प्रिपेयर ATP मॉलिक्यूल विदाउट NADH2 एंड FADH2। क्यों? क्योंकि
NADH2 and FADH2 आर रिड्यूसिंग सब्सटेंस, दे आर इलेक्ट्रॉन कैरियर, और अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर ही नहीं होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, ये चीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है, ये आप समझ सकते हो, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है ना। क्वेश्चन नंबर 26 को ज़रा ध्यान से देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ज़रा ठीक से समझें। क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन को देखें, ये ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है समझना, स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू द PMS इज परफॉर्म्ड इन ETC, बिल्कुल सही। 10 जनरेट प्रोटॉन ग्रेडियंट, और इससे फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। फिर कहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम PMS टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टू सिंथेसिस ऑफ ATP। तो इसमें लिखा है कि स्टेटमेंट A एंड B आर कंसर्न विद द लिंक रिएक्शन, बिल्कुल गलत, नहीं, लिंक रिएक्शन से नहीं है, इनका कनेक्शन ETS से है। फिर लिखा है सेकेंड में A इज ट्रू फॉर क्रेब्स साइकिल वाइल द B फॉर ETS। फिर थर्ड में है बोथ एक्सप्लेनेशन दैट एंटायर ETS ऑकर्स इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और फिर लिखा है कि A इज़ करेक्ट फॉर ETS वाइल द B इज़ रॉन्ग, नहीं, ये थर्ड अपना राइट आंसर बनना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से समझ लें कि पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, फिर से अपन को वो डायग्राम बनाना होगा। तो पहले तो ये समझ लें कि इसका आंसर जो जा रहा है वो है थर्ड। क्यों जा रहा है ज़रा समझिए। ये है आउटर मेम्ब्रेन, क्लियर, आउटर मेम्ब्रेन, और ये है आपके क्या, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ये क्या हो जाएगा, PMS, पेरीमेट्रिकल स्पेस, है ना। और ये टोटली क्या है, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ से देखें तो ये है पूरा का पूरा इनर मेम्ब्रेन, और ये जो रीजन है ये है मैट्रिक्स, क्या है, मैट्रिक्स। इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स। फिर से एक बार देखें, फर्स्ट, थर्ड, देन सेकंड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। फिफ्थ को हम एक बार इस तरीके से बनाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन की डिमांड यही है। तो ये ऐसे, तो यहाँ कौन है, इस पॉइंट पर है, ये आपका हो गया नंबर 1। तो ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ हो गया, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है, इसे अपन कहेंगे F0, और ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, F1। F1 में ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब प्रोटॉन की पंपिंग कहाँ से होती है, तो यहाँ से 2 प्रोटॉन ऊपर भेजे गए, ठीक है। ये फिर आपके प्रोटॉन इससे थर्ड कॉम्प्लेक्स से भी ऊपर की तरफ पंप किए गए, और फोर्थ से भी प्रोटॉन को अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया गया। इज़ दैट क्लियर। तो ETS, अब ज़रा देखिए पहला क्या कह रहा है स्टेटमेंट, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू द PMS ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है,
याद करो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए थे, तो इसी को तो हम कहते हैं ETC, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कॉम्प्लेक्स 5 तक कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और 2 इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली यहाँ पहुँचे। तो ये ETC टोटली कहलाता है। इसमें इनर मेम्ब्रेन में है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ और ये बात हुई। अच्छा, फिर बात आती है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द PMS टू द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सही है। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये वापस आएंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हुए। ये कहाँ, इस तरीके से याद रहे, सिर्फ F 0 से होते हुए ये प्रोटॉन मैट्रिक्स में चले आएंगे। कहाँ चले आएंगे, इस जगह, ये मैट्रिक्स रीजन है। ये कौन है, PMS। तो PMS से F 0 से होते हुए नीचे की तरफ आएंगे थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि ADP प्लस PI, ये इस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, उससे ये कन्वर्ट हो जाते हैं ATP में। इस प्रोसेस को हम कंप्लीटली कहते हैं ऑक्सीडेटिव, क्या, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं राइट हैं, सही हैं। पंपिंग प्रोसेस होती है थ्रू द ETC, क्योंकि ETC में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं डिफरेंट साइटोक्रोम से होते हुए, या आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के बेसिस पर मान सकते हो। और फिर 3 पॉइंट से प्रोटॉन की पंपिंग होती है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स सेकेंड से प्रोटॉन की पंपिंग नहीं होती है, माना ये जाता है कि यहाँ उतनी सफिशिएंट एनर्जी जनरेट नहीं होती। और प्रोटॉन F 0 से होते हुए PMS से कहाँ आते हैं, मैट्रिक्स में, और इसी वजह से ATP का फॉर्मेशन होता है, और इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इज दैट क्लियर? उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं हर क्वेश्चन को डायग्रामेटिक फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूँ, और इससे आपको सारी बातें क्लैरिफाई हो जाएंगी। ओके, यस, ये चीज़। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट जो हमने अभी अभी स्टडी किए हैं। क्लियर? ऐसे, ठीक है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।